नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनेश या द्वितीय भाव का स्वामी अगर 12 अलग अलग भावों में बैठता है तो क्या फल है। तो आइए शुरुआत करते हैं धनेश या कह सकते हैं द्वितीय भाव के स्वामी का अलग अलग भावों में फल। याद रखिए, धनेश को कई दफ़ा हम मारक समझकर बड़ी भारी भूल कर बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो मारक की दशा चल पड़ी है और जीवन में कष्ट ही कष्ट आने वाले हैं। याद रखिए, अगर आपको धनेश की दशा से डर लगता है तो धनोपार्जन या कहीं जो एसेट्स में बढ़ोतरी का समय जीवन में नहीं आएगा, उल्टा इसकी चाह करनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मृत्यु का भय कैसा। इनफैक्ट ये जो मारक है, ये कहा जाता है कि उनकी दशाओं में प्राण भय रहता है। तो प्राण भय या प्राण घातक भय से हम जीवन चलने को नहीं रोक सकते कि भाई हम जीवन में चलें ही ना। इनफैक्ट इस भय से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है हमको। हाँ ठीक है, हमारे कई रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपने जीवन में अर्जन तभी किया है या करेंगे जब आपको धनेश की महादशा और अंतर्दशा मिलेगी। ये बात तय है कि महादशा का फल सबसे ज़्यादा बली माना जाता है। अगर महादशा का स्वामी आपकी कुंडली का बली है तो उसके अंदर अलग अलग अंतर्दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं होंगी तो वो फेवर आपका करते जाएंगी। तो वो ध्यान रखना है कि भयभीत नहीं होना है, कभी भी मार्केश समझ के वो अपना दिमाग से निकाल दीजिए। इनफैक्ट मृत्यु वाले शब्द का भय नहीं होना चाहिए। आप जी रहे हैं, जो कोई आपको चोरी का सामना करना पड़ रहा है, आपको रिलेशनशिप में आपका पति या पत्नी आपके साथ नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, ये सब विषय सोचनी है। लेकिन मैं समझ में नहीं पाता है मारक का भय कैसा भय। कहता जी मैं मर जाऊंगा, क्या आप मृत्यु को टाल सकते हैं? या कोई भी व्यक्ति मृत्यु को टालने की उसका मादा है? तो इसलिए याद रखना, मारक की दशा चल पड़ी है, भूलना नहीं है, वो धनेश भी है द्वितीय भाव का स्वामी। देखिए, मारक 7वें भाव के स्वामी को भी कहते हैं। हालांकि काल पुरुष की कुंडली जो हमने ली है मेष लग्न, यहां पर दोनों ही लॉर्ड शुक्र हैं। तो पहले तो ये देखना है कि वो कितना मैलेफिक प्लैनेट है, कितना ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव से, नेचुरल मैलेफिक है कि नहीं है, यानी स्वभाव से कितना क्रूर है वो। फिर हम ये देखते हैं कि भाई अगर वो क्रूर है भी, मेरी कुंडली में बली है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में वो मारक भी बली है तो फिर वो अपनी मारक वाली जो उसकी प्रोफाइल है वो त्याग कर आपको धन अर्जन का ही काम करता है। भाई ऐसे तो मारक, सबके लिए मारक कौन है? भगवान शंकर। भाई डिस्ट्रॉयर कहे जाते हैं, अगर आपके गॉड की डेफिनेशन समझते हैं आप, GOD यानी जनरेट करने वाले, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली अगर बात करें तो भगवान शंकर तो मुझे लगता है पूरे भारत में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में आते हैं। वो कौन है? मारक हैं, सबका अंत करने वाले। रौद्र रूप जब लेते हैं, तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय आ जाती है, उसके बावजूद भी सबके प्रिय हैं। तो ये ध्यान रखना है, वही भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अगर वो दया कर दें तो आपके खजाने भर देते हैं। इनफैक्ट विष्णु जी की आराधना करना कठिन माना जाता है, क्योंकि उनकी आराधना में पूरी सात्विकता का ध्यान रखना पड़ता है, जो आज के समय पर तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल सा जान नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ हर तरह से खान पीन की सात्विकता, उठन बैठन, हर तरह से सात्विक होना पड़ेगा। बहुत मतलब कठिन जान पड़ता है। भगवान शंकर उसको क्षमा कर देते हैं कि कोई बात नहीं भी सर, मैं उस समय झूठी अवस्था में था, नहीं हो पाया मुझसे, तो भगवान शंकर माफ़ कर देते। तो वो ध्यान रखना है, मारक का प्रोफाइल उस प्रकार से भी अपने दिमाग में रखना है कि मारक की दशा सदैव खराब करेगी, ऐसा नहीं। तो धनेश का हमने एक जनरल आइडिया लिया है। हालांकि भृगु संहिता में आप अपनी कुंडली के अनुसार उस स्पेसिफिक लोकेशन में आपका प्लैनेट बैठा है, क्या फल है वो जान सकते हैं। हालांकि उसमें भी एस्पेक्ट और कंजंक्शन वाला पार्ट अभी नहीं शामिल है, कि उसमें अगर कोई 2-3 प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं या कोई दूसरे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, जो हम आगे चलते 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 इंटरमीडिएट लेवल तक जाते जाते सीख लेंगे। लेकिन हमने आज का जो विषय लिया है, जो द्वितेश या धनेश है, उसको हमने
अलग अलग भावों में रोटेट करना है और एक जनरल सा फल जानने का प्रयास करना है। अब यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये इनके भाव के बारे में बता रहा है, नॉट राशि। अब जो कालपुरुष की कुंडली ली है वो हमने वही भाव और वही राशि है, वो आप जानते हैं मेष लग्न की कुंडली है। तो कहते हैं अगर हम एक इन जनरल आइडिया देते हैं कि भाई जातक अपने प्रथम भाव में अगर लग्नेश माने प्रथम भाव में धनेश बैठा है तो जातक अपने प्रतन से ही धन जोड़ता है, अपने एफर्ट से ही वो धन जुटा लेता है और कुटुंबियों का बैरी माना जाता है। कारण ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने को प्राथमिकता देता है। नात रिश्तेदार जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी वो जो हार्मनी है वो मिलना चाहिए। वो अपने को ज़्यादा, कई मामले में ये स्वार्थी माना जा सकता है। धन का बड़ा संयोजन करता है, अपने पास संभाल कर रखता है, कुटुंबियों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, आप ये कह सकते हैं, या ध्यान नहीं देना चाहता है। अच्छी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि वो अपने जो शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो उसके हाउस में बैठा हुआ है, मन बुद्धि में उसने वो समाया हुआ है, तो उसकी प्राइमरी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। क्लियर होगा? तो ये सामान्यतः इसके फल कहे जाते हैं। इसमें शत्रु राशि का विचार जरूर करना है कि अगर वो शत्रु राशि होकर बैठा है तो फिर इन फलों में कमी आ जाएगी। फिर आती है धनेश धन भाव में बैठा है। अब ये तो सबके लिए कॉमन ही होगा, इसमें कोई लग्न विभेद करने से भी धनेश अगर वो नंबर वहाँ, जैसे 10 नंबर आ रहा है इसका लॉर्ड शनि यहीं बैठा हुआ है, 9 नंबर आ रहा है उसका लॉर्ड वहीं बैठा है, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कुटुंब का अलग अलग प्रकार का टेस्ट वेरिएशन होता है। भाई 9 नंबर का मतलब उसके कुटुंब की गैदरिंग कैसी दिखाई देती है, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप। वो जब आपके कुटुंबी एकत्र होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुशासित हैं, एक ऐसा ब्राह्मण जो राज दरबार में कार्य करता है और कुछ कुछ क्षत्रिय की तरह जान पड़ता है, ऐसा रूप धनु राशि के बृहस्पति का दिखाई देता है। और 2 नंबर का शुक्र कैसा है? 2 नंबर वास्तव में कुटुंब कहलाने के लायक 2 नंबर ही है। अब कोई भी भाव लेकर आए जो कुटुंब का टेस्ट है वो 2 नंबर के पास है। 2 नंबर यानी टॉरस। वो अंतर करना, अब जैसे तो दोनों ही शुक्र की राशि हैं, 2 नंबर भी है 7 नंबर भी, यानी वृषभ भी और तुला राशि भी। लेकिन 7 नंबर आने पर थोड़ा सा व्यक्ति डिप्लोमैट हो जाता है, थोड़ी सी मिलावट कर देता है संबंधों में। लेकिन 2 नंबर तो पूरी तरह से इनफॉर्मल अटैचमेंट की बात करता है, कहता है जी मुझे परवाह नहीं है कोई क्या सोचता है, मैं तो अपने कुटुंबियों के साथ जी जान से मोहब्बत करता हूं। वो प्रेम 2 नंबर के पास है। वैसे भी अगर 2 नंबर में शुक्र स्वग्रही होकर निर्दोष बैठा है किसी भी कुंडली में कहीं भी, तो उसको फैमिली सपोर्ट, गैदरिंग, कुटुंब का पूर्ण सुख मिलता है। किसी कुंडली में शुक्र, मान लीजिए सप्तम भाव आपका बहुत मजबूत है, लेकिन 2 नंबर और 7 नंबर, स्पेशली 2 नंबर, हालांकि 2 और 7 दोनों देखते हैं हम, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में हमारे कुटुंब को 2 नंबर और 7 नंबर हमारे वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब कई मामले में हमें लगता है कि खाली वाइफ के सेटिस्फाई या पार्टनर के सेटिस्फाई होने से काम चल जाएगा, वो हमारे साथ इकट्ठे हैं। इस बात को हम एक बहुत बड़ी कमी इसमें हो रही है। देखिए, पार्टनर के साथ रहने का एक बड़ा कारण है हमारे नात रिश्तेदारों के संबंध अच्छे हैं। भाई जैसे फादर इन लॉ, आपके खुद के फादर पिताजी, मदर इन लॉ मदर, इनमें अगर आपस में तनातनी चलती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 नंबर अफेक्टेड हो जाता है। और अगर 2 नंबर अफेक्टेड है, हालांकि कुटुंब में आपका अपना परिवार ही आता है, लेकिन वो एक कह सकते हैं 2 नंबर एक एलिक्जर या अमृत वो है, गिस्ट है, निचोड़ है। ओवरऑल सारे नात रिश्तेदार आपके सपोर्ट में खड़े होंगे अगर आपका 2 नंबर एज वेल एज सेकेंड हाउस मजबूत है। इसके प्राइमरी जो कारक माने जाते हैं बृहस्पति, लेकिन दूसरे कारक में शुक्र को माना जाता है। और मेरा मानना है इस मामले में आजकल का जो समय चल रहा है, कलिकाल का जो समय चल रहा है, क्योंकि इसका काम एक और भी है, धनार्जन। बृहस्पति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है शुक्र ने इस मामले में, बिकॉज बृहस्पति का विजन एकदम क्लियर है, आध्यात्मिक चीजों को प्रेफरेंस देना, पूरी तरह सात्विक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र की अप्रोच थोड़ी राजसी है, और हमारे एसेट्स को बनाए रखने के लिए, धन की गैदरिंग के लिए राजसी सोच आवश्यक है। तो वो
ज़्यादा मजबूत माना जाता है शुक्र को आज के परिप्रेक्ष्य में, कलिकाल में। बृहस्पति आपको अच्छी आध्यात्मिक वाणी दे देगा, डिलीवर करने की ताकत भी दे देगा, लेकिन बृहस्पति ज़्यादा बॉदर नहीं करता है एसेट्स को बनाए रखने के लिए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है, प्रॉमिसिंग नेचर होता है। लेकिन एक और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है द्वितीय भाव का, यानी धनेश, वो धनेश वाला पार्ट शुक्र पर ज़्यादा फिट बैठता है। ऐसी बात नहीं कि भाई मोरल वैल्यू में शुक्र एकदम जीरो है, वो भी गुरु हैं, वो भी ध्यान रखना। तो ज़्यादा सुटेबल लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में शुक्र का। और वैसे कुटुंब है तो 2 नंबर राशि में ही, तो किसी भी कुंडली में आप देखें, मैंने ऐसे कई चार्ट देखे हैं जहां शुक्र उच्च के बैठे हैं और 7th हाउस भी सेटिस्फैक्टरी सा लग रहा है, लेकिन पति पत्नी में डिशुम डिशम झगड़े रहते हैं। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा तो पता लगा 2 नंबर यानी उसका जो टॉरस है या कहें वृषभ राशि और तुला राशि लिब्रा, ये पाप ग्रहों से पीड़ित थे। क्लियर हो गया? और उस कुंडली का द्वितीय भाव भी पीड़ित था। ये ध्यान रखना है भाई, वाइफ के क्लोज रहने का, हम मिलकर रहते। असल में पति पत्नी में कलह का कारण जो भी नए नए विवाद बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब दोनों, भाई मेरी वाइफ अपने घर से ज़्यादा प्रेम कर रही है, मैं अपने घर से प्रेम कर रहा हूं, तो फिर जुगलबंदी नहीं बन पाती है। वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव की कमजोरी दिखाता है। अगर द्वितीय भाव बहुत मजबूत है और 7वां भाव थोड़ा अफेक्टेड भी है, बैलेंस कर लेता है। इसीलिए जब कभी वैवाहिक सुख या विवाह की बात की जाती है, पहला भाव हम 7वें को गिनते हैं, क्योंकि संबंध तो उसी से बनने हैं आपके। लेकिन उसके बाद कौन? उसका बाद 2 नंबर। और अगर थोड़ा सा आप विचार करें, पत्नी पर अगर परिवार का एक हाथ रखा हुआ है या परिवार का प्रेशर आप लगा लें, उसका परिवार भी कहता है नहीं नहीं तुझे अपने पति के साथ ही रहना है, तो कई विशेष परिस्थितियों में पत्नी का मन नहीं भी होता है, फिर भी उनमें सेपरेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे निकल जाता है 2 नंबर, आपका कुटुंब वाला भाव। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो द्वितीय भाव या द्वितेश का द्वितीय भाव में बैठना बहुत बली माना जा सकता है। आपको कई चीजें तो दे रहा है, वो धनी बना रहा है, आपको वचन पूरा करने वाला, प्रॉमिसिंग नेचर। मैं कई बार बता चुका हूं, किसी की कुंडली में आपने देखा द्वितीय भाव कमजोर है, वो वादा पूरा नहीं करेगा। आपको बोला उसने इतने बजे पहुंचूंगा, 3 बजे पहुंचूंगा, वो 3 बजे आएगा ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या करना है? और भारत की कुंडली देखें, भारत भी समय से सबसे ज्यादा पिटा हुआ है। भारत में कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, धन संपदा है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? टाइम पर सबको सब चीज नहीं मिलती है। अगर टाइम पर सबको रोजगार मिल जाता है, टाइम पर सबको भोजन मिल जाता है, टाइम पर सभी जो लोग अपनी जगह डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, टाइम पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल जाता है, टाइमली हर चीज होती है, तो फिर काहे का दुख। और इंडिया के चार्ट में सबसे अफेक्टेड जो पोर्शन है वो 2nd भाव है। तो इसकी एक्यूरेसी, इनफैक्ट हम लोग भी 2nd भाव को ज़्यादा धन तो सब करते हैं, मुझे धन चाहिए, पर प्रॉब्लम यही है कि वो मेन कारक कुटुंब का माना जाता है। कुटुंब यानी सबके साथ मिलकर चलना, और ये आर्टिफिशियल नेचर को डिनाई करता है। मतलब आप लोगों से झूठा प्रेम करना अगर जानते हैं, इसका अर्थ है कि भाई आप जो मर्जी करें, झूठा प्रेम आप गैदरिंग करने के लिए कर रहे हैं, आपका कोई भी हाउस मजबूत होगा लेकिन 2nd भाव मजबूत नहीं होगा, बिकॉज निश्चल प्रेम करने की ताकत दूसरे भाव के पास। और दूसरे में भी मैंने बताया आपको 2 और 7 अगर बिठाते हैं, दोनों ही शुक्र के भाव, 2 नंबर के पास निश्चल प्रेम है, अनकंडीशनल लव है उसके पास, बिना शर्त के प्रेम करने की जो ताकत है, वो आपको ज्यादा बली बनाएगी, ज्यादा प्रॉमिसिंग बनाएगी, और ज्यादा प्रॉमिसिंग बनाएगी अपने आप ही धन आपके भाग्य में आ जाएगा। मतलब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग सामान्यतः उनकी चाहत भी नहीं रहती है। हम बात करें ओवरऑल लाइफ की, उनकी जीवन में ऐसी चाहत नहीं होती कि मुझे कोई धन दे दे। अगर द्वितीय भाव का बली है, आप दूसरों को देने वाले होते हैं, क्योंकि धनेश यहां बैठकर ससुराल पक्ष को देख रहा है, आप ससुराल वालों की मदद करेंगे। मतलब इंडिया में जो क्या बोलते हैं आप उसको, पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच जो चलती है कि यार मुझे ससुराल, मतलब एक पुरुष जातक एक्सपेक्ट करता है मुझे ससुराल से धन मिले। लेकिन अगर धनेश आपका धन भाव में बैठा है, आपके मन में ऐसी कोई सोच अगर है भी, आप मैच्योर होंगे, अपने आप खत्म हो जाए। क्योंकि D1 चार्ट आपके
लाइफ की बात करता, जीवन की बात करता। आप ससुराल को धन देने वाले हैं, आपको ससुराल से कोई चाहत नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। आप समझ रहे कितनी बड़ी आपके अंदर एक गुण है आपके अंदर। अच्छा वक्ता, आध्यात्मिक वक्ता कहा जाएगा। कुटुंब का पूर्ण सुख उसको मिलता है। आते हैं तृतीय भाव में। हमने रेड से जो लिखा है, कोशिश हमने यही करी है कि जो एक पॉजिटिव के लिए हमने रेड का इस्तेमाल किया, नेगेटिव के लिए हमने ब्लू का इस्तेमाल किया, ब्लू इंक का। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल भी हैं। अगर शत्रु राशि में बैठ जाता है, वो चाहे वो द्वितीयेश लग्न में, चाहे वो द्वितीयेश तृतीय में, अगर वो शत्रुवत होकर बैठा है तो फिर उसका वही सारे रिलेटेड इशू नेगेटिवली लेने हैं आपको। हाँ, तो रिश्तेदार साथ देने वाले होते हैं अगर आपका, क्योंकि ये आपके नात रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को बताता, वो यहां आ गया है तृतीय भाव में, तो वो साथ निभाने वाले होंगे। उनके बल से आपका पराक्रम बढ़ता है। रिश्तेदार, कुटुंबी के साथ से आपका पराक्रम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके फैमिली मेंबर्स हैं। धन, पराक्रम, और क्योंकि द्वितीय भाव धन को बताता है, तो पराक्रमी बनाने के लिए कुटुंबियों के साथ साथ आपका धन भी पूरी मदद करेगा आपको। छोटों से संपदा में वृद्धि। आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, ऐसा कोई भी कार्य अगर आप लिप्त होते हैं उनके कार्यों के साथ, तो आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होती है। छोटे भाई और आपने मिलकर कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको आपने सेल कर दिया, अच्छा मुनाफा कमाया आपने। इस प्रकार के कार्य तब आते हैं जब धनेश तृतीय भाव में अपने मित्र की राशि में या सपोर्टिव हाउस में बैठा हुआ है। लेखन से धन अर्जन भी करते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं लेखन से, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से फायदा, क्योंकि धनेश का एजेंडा धन बनाना है। वो कहां बैठा है? तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? कम्युनिकेशन से वो एजेंडा पूरा होगा उसका, संचार के माध्यमों से। और इसमें कोई फिक्स्ड इनकम की बात नहीं होती है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम, मंथली इनकम की बात हम एकादश भाव से देखते हैं। ये धन संपदा में वृद्धि करता है बस, कि भाई जैसे कभी पेमेंट आपकी 50,000, 1,00,000 रुपए आ गई, 2-2.5 लाख रुपए आ गई, इस प्रकार की कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा इनकम या एसेट्स में बढ़ोतरी तृतीय भाव से कर लेते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में आ गया तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सपोर्टिव राशि है तो बल्ले बल्ले हो जाती है भाई। कुटुंब का और घर का मिलन तो वैसे भी अच्छा माना जाता है। तो अगर कुछ ऐसे लग्न आपके हैं जहां कुटुंबियों का सुख देने वाला और घर का सुख देने वाला आपस में एनिमी है, तो कहीं ना कहीं वो, ये एक प्रकार से कह सकते हैं, दूसरे लगन के मुकाबले इस लगन को कमजोर आंका जाएगा। जैसे कोई भी आप अपने मन से लग्न चुनकर उनके आपस में विचार बनाएं, जैसे 10, 11, 12, 1, क्लियर हो गया? 10, 11, 12, 1, तो ये 11 और ये 1, 11 नंबर यानी शनि, 1 नंबर यानी मंगल। तो शनि वहां नीच का होकर बैठ जाता, तो ये एक भारी नुकसान हो जाता है हमें। अगर धनेश चतुर्थ भाव में नीच का होकर बैठ जाता है तो फिर हमें राजा समान जो ऐश्वर्य मिलना था उससे हम चूक गए, बहुत भारी कमी हो गई मकर लग्न वालों को। लेकिन नेवरदलेस अब मकर लग्न वाले परेशान हो गए होंगे। तो हमारे जो भी ग्रंथ रचनाकार रहे, उन्होंने जो भी एस्ट्रोनॉमिकल मैथ से एस्ट्रोलॉजी बनाई, वो बड़ी बैलेंस्ड है, पूरी व्यवस्थित है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा दे दिया उसको कम दे दिया। हमें ऐसा प्रथम दृष्टा लग सकता है कि यार मकर लगन के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई। हमने अभी 2 या 3 क्लासेस पहले एक क्लास रिकॉर्ड करी थी जहां हमने वक्री ग्रहों का और नीच भंग का विस्तार किया था, बताया था आपको। जैसे मान लीजिए शनि, मकर लग्न का शनि चतुर्थ भाव में मेष राशि में बैठता, तो नीच की राशि है, वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। वही धनेश भी है उसका, 11 नंबर से धनेश भी है वो उसका। लेकिन अगर वो शनि वहां पर वक्री होकर बैठ जाता है, उच्च के समान फल देगा, यानी बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। और वही शनि अगर चारों प्रकार से अपना नीच भंग करवा लेता है, लग्न से उच्च राशि, लग्न से नीच राशि वाला प्लैनेट, चंद्र से उच्च राशि, चंद्र से नीच राशि वाला प्लैनेट उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, केंद्र में आ रहा है, अगर उससे ठीक, जरूरी नहीं है कि वो उसको देखे ही केंद्र में आ जाए,
1 4 7 10 में आ जाए, अगर चारों प्रकार से हो जाता तो वो उच्च के समान फल देगा फिर वो। तो इसका विचार करना है, कोई एक ऑप्शन से अगर वो नीच भंग हो रहा है तभी भी कहीं ना कहीं नीचत्व के जो फल हैं वो घट जाते हैं। लेकिन अगर चारों से नीच भंग हो रहा है, कहना ही क्या। इसलिए कहा जाता है केंद्र में बैठे ज्यादा से ज्यादा ग्रह वैसे ही आपको नीच भंग होने नहीं देंगे, बहुत बली कुंडली हो जाती है भाई, नीच भंग होगा ही नहीं भाई। आपका चंद्रमा भी केंद्र में आ गया, बाकी सब प्लैनेट केंद्र में, सबका नीच भंग, आपकी लॉटरी लग गई। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में वर्णित श्लोक है उनकी ट्रांसलेशन अगर करते हैं हिंदी में, साफ साफ उसका अर्थ यही है, लग्न से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में। अब चंद्रमा और लग्न दोनों ही के माने आपका लग्नेश भी यहां बैठा है, चंद्रमा भी यहां बैठा है, आप बाकी सारे प्लैनेट भी केंद्र में ही है। कितने ही नीच प्लैनेट हो, सबके नीच भंग हो गए आपके। बल्ले बल्ले, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई। ये दम किसका है? ये दम लक्ष्मी त्रिकोण के पास भी नहीं है, ये दम तो विष्णु हाउसेस के पास ही है। बार बार इसीलिए तो बोलते हैं केंद्र केंद्र, पहले केंद्र आता बाद में त्रिकोण आता है। वो ठीक है, कोई ऐसा ना समझे कि भाई हम पुरुष प्रधान समाज की व्याख्या में लगे हुए हैं या विष्णु को ही ज्यादा महानता देते, इसीलिए लक्ष्मी नारायण की बात होती है। हम मतलब एक बड़े जेंटल वे में, देवता तो हमारा विष्णु ही है, लेकिन बड़े अच्छे उसमें लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विष्णु, इस प्रकार का वो करते। लेकिन ये बात एकदम तय है, विष्णु गए तो लक्ष्मी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। विष्णु रहेंगे अगर तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तो राजा समान कर देता है, माता से धन प्राप्ति होगी, भूमि जायदाद पूरा सुख मिलेगा। तो बड़ी बली कुंडली हो जाती है। वैसे भी इन दो केंद्र हाउसेस का बली होना बेहद आवश्यक है भाई। कर्म क्षेत्र से तो दशम भाव सबसे मजबूत आपका केंद्र हाउस है, लेकिन मान लीजिए दशम भाव में ज्यादा प्लैनेट नहीं है, आपके चतुर्थ भाव में प्लैनेट बैठे हैं, तो वो देख रहे हैं दशम भाव को, वो भी कर्म क्षेत्र को मजबूत कर देंगे भाई। हमारे ग्रंथ कहते हैं अगर ये खाली है, कुंडली के ये खाली ग्रह हैं, खाली हाउस, तो एक प्रकार से वो कुंडली निस्तेज हो गई, तेजहीन होगी। कर्म से तो जीवन चल रहा है, हालांकि इसको रिपेयर भी करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, दुखी मत हो। अगर ऐसा है भी तो एटलीस्ट ये तो बने फिर आपका कि 10th हाउस का लॉर्ड सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में है तो भी वो बना लेगा, क्योंकि कर्म के बिना जीवन निराधार है, कोई उसका अर्थ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है कि धनेश आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, फिर धनेश आपका पंचम भाव में आ गया है। 5वें पॉइंट का मतलब है वो 5वें भाव की बात कर रहा है। पुत्र पुत्रियों का सुख मिलेगा उसको, विद्या से संपत्ति में प्रचुर बढ़ोतरी, क्योंकि वो धनेश अपने एजेंडे को कहां पूरा कर रहा है? आपके विद्या भाव में। एजुकेशन सर्टिफिकेशन का पूरा फायदा आप अपने धन अर्जन में करेंगे। मैं दोबारा समझिए, मैं आपको सिर्फ मंथली इनकम की बात नहीं कर रहा, एसेट्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब जब कभी भी आपके विद्या से, देखिए समझिए दो अलग अलग वाक्य, विद्या से आय में बढ़ोतरी हो रही है और विद्या से धन भाव में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जब विद्या से धन भाव में बढ़ोतरी होगी तो इनकम जबरदस्त होगी, तभी तो आप उतना धन जोड़ पा रहे हैं। और विद्या से इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब सेटिस्फैक्टरी से सैलरी आपको मिलती है, मंथली सैलरी आपकी बहुत है आपके काम निपटाने के लिए, लेकिन आप ज्यादा सेविंग कब कर पा रहे हैं? द्वितीय भाव को मजबूत करने का अर्थ है कि आप अपने डेली रूटीन के खर्चे तो पूरे कर ही रहे हैं, अपनी जबरदस्त सेविंग कर पा रहे हैं। 3 लाख रुपए आपकी आय है तो 1 लाख रुपए अपने घर के काम को मैनेज करने में लग जाए, 2 लाख रुपए आप बचा लेते हैं। वो है धन भाव की मजबूती। और इनकम ले रहे हैं आप अच्छी, तो हम कह सकते हैं कि भैया 40,000 50,000 रुपए आप मंथली हर महीने आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप इतना अधिक धन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपके मंथली खर्च बहुत अच्छे चलते हैं, तो अगर धन भाव को वो मजबूत करता है तो वो एक अच्छे
इनकम सोर्स की बात भी करता है, क्योंकि वो यहां बैठकर एकादश भाव को भी देख रहा है। धनेश आपके एकादश भाव को भी देख लेगा तब। लेकिन अगेन इसमें इसका भी विचार करना है कि वो अगर एनिमी ना हो तो फिर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, एनिमी होगा तो इन फलों में घटोतरी घट जाएंगे फल। फिर आती है बात छठे भाव की। छठे भाव को हम 6, 8, 12 जैत्रिक भाव माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ स्टार लगाने का अर्थ है कि एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, मित्रवत होकर बैठ जाए जैसे। हालांकि शुक्र बुद्ध का मित्र है यहाँ इस एग्जाम्पल चार्ट में भी, जो काल पुरुष की कुंडली है, मेष लगन का चार्ट, लेकिन शुक्र को इस राशि का जो मैच्योर, मतलब बुद्ध अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानता है इस राशि में, वो उसको पसंद नहीं है शुक्र को। बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज है कन्या राशि, हर काम में कैलकुलेटिव होना, सधा हुआ। शुक्र को आपको पता लग्जरी यार, कहता छोड़ो यार ये सब चीज़ें में, जो शुक्र को तो ये पसंद है 12 नंबर, कहता सर खर्चा करना, कहता वो बिल्कुल इसके लिए तो हम तैयार रहते हैं। तो शुक्र को ये वाला प्रोफाइल ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो देख रहे हैं आप, मित्र होने से भी फर्क नहीं पड़ता है, मित्र के जैसे होने से फर्क पड़ता है। कहाँ मंगल और चंद्रमा की मित्रता है, लेकिन मंगल को नहीं भाता है कर्क राशि, इसी प्रकार से चंद्रमा को नहीं भाता है वृश्चिक राशि, जबकि वो मित्र की राशि है। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो शुक्र यहां पर आएगा तो गड़बड़ कर देगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि उसकी नीच राशि ना हो और शत्रु राशि ना हो। तो गले नेत्र का रोग हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। तो द्वितीय भाव अगर बली है तो आपको नयन सुख होंगे आपके। यहाँ पर स्पेशली आँखों के रोग का मतलब कहीं ना कहीं जैसे पल के, आंखें टेढ़ी होना, इस प्रकार की समस्या। विजन में जनरली हम तब देखते हैं, विजिबिलिटी में समस्या भी है किसी को, तो हम सूर्य को भी टटोलते हैं, भी सूर्य की क्या पोजीशन है, कहते हैं जी सूर्य एकदम बली है, तो फिर विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। आंखें देखने में ऐसा लगता है कि सर शायद टेढ़ी हैं आंखें, इस प्रकार की समस्या होती है। और गले के रोग, टॉन्सिल्स होना, गले में बार बार इन्फेक्शन रहना, ऐसे रोग होने की संभावना है। रोग से धन नाश, क्योंकि ये धन भाव है, अनफेवरेबल हाउस में बैठा है, सैड मूड में, तो वो इस एजेंडे को पूरा करने आया था। अब एजेंडे का पूरा कैसे होगा एजेंडा उसका, अगर वो उसको वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो इस हाउस का नाश करवाएगा, यानी धन का नाश करवाता है रोग के जरिए। शत्रु व बैंक द्वारा धन हानि, कहीं ना कहीं शत्रु परेशान करते हैं, और वो शत्रु आपके स्पेशली क्योंकि धनेश को वहाँ पीड़ित कर रहे हैं, तो धन हानि करवाएगा। बैंक के नोटिस, समय पर धन ना चुकाना, ऋण ना चुकाना, इस प्रकार की संभावना है। ग्रीन लाइन का ध्यान रखना, शुभ राशि शुभ परिणाम देगी। अगर यहाँ पर शुभ राशि आ जाती है तो फिर यहाँ पर इन बुरे रिजल्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना, यानी आपको पूर्ण सुख मिलेगा, गला आपका ठीक होगा, और आपके बैंक से आपको लोन लेने से फायदा होगा। शत्रु आपके धन को उल्टा बढ़ाने वाले होंगे, जैसे उनको धन दिया आपने, उस समय पर धन नहीं दे रहे, आपने कोई नोटिस देकर उल्टा उनसे और अधिक धन ले लिया, इस प्रकार की संभावना बनती है। नेक्स्ट इज धनेश आपका 7th हाउस में आ गया। तो देखिए धनेश यानी धन का स्वामी आपके यहाँ, एजेंडा उसका धन है, प्राइमरी एजेंडा, मतलब वो यहाँ बैठा हुआ है। तो वो आप कहीं ना कहीं पार्टनर के जरिए वो धन अर्जन का कार्य करने का प्रयास करेगा, धन को अर्जित। तो आपके विवाह के बाद आपको लगता है हाँ यार मेरे बैंक में अच्छे पैसे डिपॉजिट रहते हैं, तो एसेट्स का सही सुख उसको विवाह के बाद मिलता है। विवाह उपरांत स्थायी संपदा में वृद्धि हो जाती है उसको। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली ने आपको मदद कर दी हो इस प्रकार की। और पत्नी सुख में अच्छा दिन, अब इसको कई ज्योतिषविद बुरा कह देते हैं, कई इसको अच्छा कहते हैं, तो लेकिन खर्च करने का अर्थ है भाई आपके पास धन है तभी तो आप खर्च कर रहे हैं। कहता है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो उसकी पत्नी खर्चीली हो जाती है, या वो स्वयं धन, क्योंकि धन से संबंधित विषय कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, 7th हाउस में। तो धन का अच्छा एक्सपेंडिचर वो पत्नी के कहने पर करता है, या पत्नी अच्छा खासा धन संपदा खर्च करवाती। ऐसे कुंडलियों में ज़्यादातर एसेट्स भी वो पार्टनर के नाम पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं कह देते हैं भाई जातक के लिए बुरा है, लेकिन भाई अगर पार्टनर उसके साथ है तो उसमें समस्या क्या है। तो वो है बस सप्तमेश भी आप देखिए, सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी हो
तो फिर इस कंडीशन में कोई बुरा फल नहीं होगा। सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो फिर धनेश का आने से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आपके धन एसेट्स को आपका पार्टनर कंट्रोल करता है तो कई दफ़ा आदमी को इस चीज़ के लिए उसका मुंह ताकना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो थोड़ा सा है बस। अदरवाइज ये कोई बुरा नहीं माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज धनेश आ गए आपके अपने से 7 होकर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सामान्यतः अच्छा फल नहीं मिलता है, तो बट स्टार लगा है तो उसमें भी हमें ध्यान रखना। अगर फेवरेबल राशि है, कोई उसकी सपोर्टिव राशि है, तो फिर बुरे फल को काउंट नहीं करना है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो जैसे 2 के सामने 8 आ रहा है, 3 के सामने 9 आ रहा है, 4 के सामने 10 आ रहा है, 5 के सामने 11 आ रहा है, 6 के सामने 12 आ रहा है, तो ये ज़्यादातर डिशुम करने वाले हैं, ये अपने से 7 वाले प्लैनेट। तो हम समझ सकते हैं कि ये कम ही परिस्थितियों में आपको फेवरेबल अच्छा फल देंगे। क्लियर हो गया? तो ये अल्प वैवाहिक सुख, तो वैवाहिक सुख में कमी, क्योंकि कुटुंब गैदरिंग इसका हाउस है, ये आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को शांत रखने का हाउस है, तो उसको कम कर देता है। तो वैवाहिक सुख में कमी लिया है। कुटुंब का स्वामी आपके 8th हाउस में आके पीड़ित है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कमी हो सकती है, इस प्रकार की समस्याएं भी रह सकती हैं। और दूसरों से संपदा चाहने वाला, ये एक बुरी बात है। उसको ऐसा लगता है यार किसी दूसरे के धन से मैं धनी हो जाऊं। हालांकि ऐसा होता भी है अगर 8वें भाव का स्वामी बली हो। 8वें माने इस कुंडली में मंगल, अगर मंगल बली है तो ससुराल पक्ष से उसको कुछ मिल जाता है, लेकिन ये मिलना ज़्यादा अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आपका धनेश वहाँ पर थोड़ा अनफेवरेबल मूड में बैठा है और आप उसे चाहते हैं कि मुझे दे वो, तो वहाँ से आपको मिलता है। तो वो एक तो अभी हमने देखा था धनेश अपने भाव में बैठा है कि सर आपसे मैं क्या लूँगा, मैं ही आपको दूंगा, और यहाँ पर क्या है वो उनसे चाहता है, सैड मूड में है वो। और सैड मूड का मतलब जब तक अपने ससुराल पक्ष को बार बार ये एहसास कराता है कि मैं इसलिए आपसे उदास हूं कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी या एसेट्स की आपसे चाह है, तो वही कह रहा हूं, धन चाहने वाला। कुटुंब का सुख नहीं, ये कुटुंब का स्वामी है वो अष्टम भाव में पीड़ित है, तो गैदरिंग की आपको कहाँ सुख मिलेगा। आपको वैसे भी पता है मांगने से मान घटता है, तो फिर मान तो घट ही रहा है आपका 2nd हाउस का। जो गैदरिंग आपकी मिलनी थी, आपकी जो टेस्ट आपको मिलना था कुटुंबियों का, वो कहाँ मिलेगा आपको। अब आती है बात, धनेश आपका 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस किसका? जब भी 9th हाउस होता है एक ही बात में धर्म और भाग्य की बात होती है। तो धर्म से धन अर्जन, कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार के कार्यों में क्योंकि एजेंडा क्या है, धन पूरा कहाँ से हो रहा है, धर्म या भाग्य भाव। तो कहीं ना कहीं धार्मिक वृत्तियों से धनार्जन, और जब धनार्जन की बात आती है तो एक फिक्स्ड एसेट्स इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें पिता भी शामिल है, तो पिता के जरिए भी व्यक्ति को अच्छी संपदा प्राप्त होती है। बस फेवरेबल हाउस जरूर देखना है कि वो मित्र भाव में बैठे हैं तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। अगर वो शत्रु होकर बैठे हैं तो फिर वो इसी भाव से इस विषय संबंधित नुकसान करेगा, कमज़ोर करेगा उस विषय को। बाल्यावस्था में रोगी होता है, क्योंकि अगर हम देखें वो 7, 8 अष्टम में होकर बैठा है, तो वो कहता है बालक या जातक जो है वो शुरू के दिनों में वो रोगी होता है। वो अष्टम में इसका दोष है, लेकिन वो अष्टम का दोष तभी मानना है ज़्यादा जब वो अनफेवरेबल राशि में बैठा है, मित्र राशि में नहीं बैठा है। अदरवाइज बाल्यावस्था में रोगी होने का कोई कारण जान नहीं पड़ता है। धन धर्म तीर्थ करने वाला, धार्मिक तीर्थ करेगा, धर्म कार्यों में लगा रहेगा और पिता से धन अर्जन करता, तो ये हमने 9th हाउस में जाना। अब धनेश आ रहा हमारा 10th भाव में, तो नौकरी से धन संपदा बनाने वाला। आप समझ सकते हैं, संपदा आपने बनाई है अपनी जॉब से, तो अच्छी सेटिस्फाई आपको सैलरी मिली, अच्छा पद मिला है, तो ये तो फायदा दिखाई देता ही है। सम्मानित है समाज में, वो रिश्तेदार जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने वाले हैं आपकी समाज में। आपकी भाई देखिए कुटुंब का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का उसमें बैठा हुआ है और फेवरेबल मूड में है, तो भाई आपके कुटुंब भाव का स्वामी आपके जॉब प्रोफाइल में बैठा हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं एजेंडा वो पूरा कहाँ हो रहा है, यहाँ। तो आपकी जॉब प्रोफाइल का गुणगान आपके कुटुंबियों में होगा और कुटुंबी आपके बड़े ज़्यादा तृप्त होंगे, सेटिस्फाई होंगे आपकी जॉब प्रोफाइल से। नेक्स्ट है धनेश आपका एकादश भाव में बैठा है। ये अच्छा ही फल सामान्यता माना जाता है। अगर परिवर्तन योग इसमें बन जाए तो फिर बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्ति अपने कार्यों से अच्छा धन जोड़ लेता है। जैसे धनेश यहाँ बैठ गया, एकादशेश धन भाव में बैठ गया, ज़बरदस्त परिवर्तन योग है। यानी आदमी जो भी कार्य करेगा उससे उसको बढ़िया धन मिलेगा। 100 रुपये भी कमाए हैं तो वो उसमें 30 रुपये 40 रुपये सेविंग करने का प्रयास करेगा। अच्छे सेविंग कर लेते हैं लोग। सदा धन लाभ उसको होगा, क्योंकि वो धन है वो लाभ है। ये धन वो लाभ, तो बढ़िया एक धन लाभ वाला बनता है। और उद्योगी होगा, बड़ा अच्छा उद्योगी होता है। वो जो भी कार्य करता है वो समझ कर करता है, इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं करूँगा। उद्योगी। यशस्वी, उसका चौहों दिशाओं में यश फैलेगा। बड़े भाई बहन चाचा मित्रों से उसको प्राप्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये भाव आपके बड़े भाई बहन चाचा का भी होता है। और धनेश अपने एजेंडे को यहाँ पर बैठकर पूरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी संपदा को बढ़ाने में आपके बड़े भाई बड़ी बहनें भी सपोर्ट करेंगी और आपके चाचा भी, कि ठीक है आप ये कार्य करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपके धन संपदा को बढ़ाने के लिए आपके मित्र भाई बहन सभी आपकी मदद करेंगे। नाउ अब हम धनेश को लेकर जा रहे हैं 12वें भाव में। अगर मैं इस एग्जाम्पल चार्ट की बात करें, काल पुरुष के मेष लग्न चार्ट की बात करें, तो इस कंडीशन में तो ये उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव जो बातें लिखी हैं हमने, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा उसके धन अर्जन का कारण विदेश भूमि है। विदेश भूमि से उसको प्रचुर धन मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमने दिमाग में इमेज बनाई है 6, 8, 12 वाली, ज़्यादातर चार्ट में वो फिट नहीं बैठती है। एक्सेप्ट जैसे मेष लग्न को छोड़ दें, मिथुन लग्न को छोड़ दें, तो बाकी चार्ट में धनेश का 12वें भाव में जाना अच्छे फल नहीं देता है। धनेश शत्रुवत होने पर संपदा का नाश करवाएगा। आपके एसेट्स यानी एजेंडा यहां चला गया। अगर वो अनफेवरेबल मूड में है तो फिर वो धन बना नहीं पाएगा, उल्टा धन गवा के आ जाएगा। विदेश भूमि में वो धन गवा के आ जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र का कार्य कमजोर। आप अपने बड़े बेटे के जॉब प्रोफाइल को लेकर, उसके अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर परेशान रहें, क्योंकि ये यहाँ से अगर गिनते हैं 7, 8, कहीं ना कहीं संतान को कष्ट की बात करता है। क्लियर हो गया? 8, 9, 10, और ये क्या है? उसका जॉब प्रोफाइल। तो जब उसका जॉब प्रोफाइल का लॉर्ड उसको कष्ट देने वाले हाउस में अनफेवरेबल मूड में बैठा है, तो वो करियर से परेशान रहता है कई दफ़ा। लेकिन मैंने बोला ना, ये दोष खत्म हो जाता है अगर वो फेवरेबल राशि में बैठा हुआ है। ठीक है? विदेशियों से हानि, जो भी दूसरे प्रांत के लोग हैं, हम यहाँ पर विदेशी उसको भी काउंट कर रहे हैं भाई। जैसे आपकी सभ्यता संस्कृति से एकदम अलग संस्कृति, भाई जैसे किसी का 12वें भाव में लग्नेश बैठ जाता है और ठीक ठाक है और सर्वाष्टक वर्ग में भी उसको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भाई वो अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार वो विदेश में लेकर जाएगा उसको। 12वें भाव का व्यक्ति विदेश यानी यूरोप और अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वो मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। और कोई भी चर राशियों में 3 या 4 प्लैनेट बली होकर बैठे हों, तब उसका, या तो आपके 12वें भाव में 3 या 4 ग्रह बैठे हों फेवरेबल मूड में, और या फिर आपके जो चर राशि जैसे 1, 4, 7, 10, इन राशियों में 3 से 4 ग्रह मित्रवत होकर बैठे हों, तो विदेशों के साथ अच्छे संबंध, विदेश में रहना, ये सब संभव होता है। तो ये एक मतलब 12वां भाव तो आपको देखना ही देखना है। विदेश के मामले में कोई भी विषय हो, 12वां भाव तो आपको देखना ही देखना। जैसे 12वें भाव का स्वामी 11वें में आ गया फेवरेबल मूड में, तो भी आपको विदेश से फायदा होगा। तो मतलब फॉरेन लैंड की अगर बात चल रही है, फॉरेन पीपल या दूसरे कास्ट की भी बात चल रही है, तभी भी हमें कहीं ना कहीं 12वें भाव को देखना है। तो कुल मिला के धनेश हमारे जीवन में सिर्फ धन नहीं, हमारी टाइमिंग यानी हमारी पंक्चुअलिटी, हमारा प्रॉमिसिंग नेचर और वैवाहिक सुख की भी एक इमेज लेकर चलता है। और खाली
एक पार्ट का रट्टा मार लेना कि भाई विवाह देखना है तो सातवां ही भाव देखना है, वो गड़बड़ हो जाती है। विवाह हमें सातवें भाव की भी दशा अंतरदशा में मिलता है, द्वितीय भाव की भी दशा अंतरदशा में मिलता है, 12वें भाव की भी दशा अंतरदशा में मिलता है, और आश्चर्यजनक रूप से अष्टम भाव की भी दशा अंतरदशा में मिलता है। कारण अष्टम भाव कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के सेटिस्फैक्शन की बात करता है, सप्तम भाव रिलेशनशिप और इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है। यूटेरस को देखना है तो सप्तम भाव, और एनस को, वेगिना को देखना है, पेनिस को देखना है तो अष्टम भाव। तो इन अंगों का सेटिस्फाई होना या इन अंगों में दोष तो अष्टम भाव, और गर्भाशय, टेस्टिकल्स तो सप्तम भाव। दूसरा है तो कुटुंब, नात, रिश्तेदार, और वो आज कहीं ना कहीं पति पत्नी में चाहे प्रेम थोड़ा सा कम भी हो, मतलब मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, दूसरा भाव लेकिन बहुत मजबूत है, तो उनकी गैदरिंग या उनके फैमिली इतने अच्छे हैं कि उनको बनाए रखते हैं। इनफैक्ट अगर देखें, मोर देन 70% केसेस में पति पत्नी के अलग होने का कारण उनके कुटुंबीजन, उनके परिवार के लोग, मतलब मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर हम फैक्ट से भी मुंह छुपाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। मेरे ईगो को उसने ठेस पहुंचा दी, उसके पिता ने मेरा सम्मान नहीं करा, उसकी माँ ने मेरे सामने, उसके कारण वैवाहिक जीवन में संकट आ जाता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से ही करना चाहते हैं, और वही प्रेम अपने आप का प्रति फिर हम ये भी नहीं देखते कि ये मेरी संतान है, इसका घर मैं उजाड़ दूंगा। तो ये एक रीज़न है। अगर द्वितीय भाव मजबूत होता है तो उस नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे। तो द्वितीय भाव की मजबूती जरूर देखनी किसी चार्ट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।